तो देखो बच्चों, हम लोगों का फोर्थ पार्ट हम लोगों का अगर आ चुका है, और इस फोर्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उपसंहरणीय यौगिकों का सूत्र लिखना है। ठीक है ना। आईयूपीएससी के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, उपसंहरणीय यौगिकों का सूत्र लिखेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि इसकी नॉमेनक्लेचर मतलब इसका नामकरण कैसे किया जाए, कि उपसंहरणीय यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाए एंड, और हम लोगों ने देखा था कि उभयधंतुक में हम लोगों को ओ देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोगों ने क्लास में हमारे बच्चे जो थे वो लेकर के आए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट उन लोगों में देखने के लिए मिला। सभी लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना, और सारे के सारे क्वेश्चन सही थे। इससे पता चलता है कि प्रोग्रेसिव रेट सही है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग भी क्वेश्चन को देखिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज दिया है, और बाहरी बुकों से भी आप लगा सकते हो, वहां से भी आपका कहीं से भी सॉल्व हो सकता है अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग का इस टॉपिक में नंबर पहला आता है हम लोगों का उपसंयोजक यौगिकों का सूत्र लिखना। तो आईपीएससी के अनुसार सर्वप्रथम क्या होता है, सर्वप्रथम हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पॉजिटिव आयन का सर्वप्रथम नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव का नाम लिखेंगे। और अगर हम लोग उदाहरण देखें इसमें, ठीक है ना, उदाहरण, ठीक है ना, तो उदाहरण के रूप में अगर हम लोग लिखें तो उदाहरण हम लोगों का क्या है, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, हेक्साएमीन कोबाल्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है ना। तो या तो अंग्रेजी से हिंदी लिखेंगे तो हमारे लिए और बेटर है, जैसे कि मान लो दिया रहेगा क्योंकि सूत्र लिखना है, ठीक है ना, तो क्या रहेगा, हेक्सा, मतलब कि जैसे ही आप लोगों ने आईपीएससी का नॉमेनक्लेचर किया है, किसी यौगिक को देख करके उसका इंग्लिश में आपने नाम लिखा है, मतलब सूत्र में उसका नाम लिखा है, उसी तरीके से आप यहाँ पे हिंदी में चीजें लिखी रहेंगी। अब वहां से हम लोगों ने मतलब कि जो चीजें लिखी थी उसको हम लोगों ने उसका आईपीएससी नेम लिखा है, तो यहाँ पे भी जस्ट अपोजिट उसी का काम करना रहता है। ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या कर लेते हैं, सूत्र को भी लिख लेते हैं, जैसे कि हेक्सा क्या लग जाता है, हेक्सा, ठीक है ना, एमीन, एमीन ले लें, हेक्सा एमीन, ठीक है ना, कोबाल्ट, हेक्सा एमीन, ठीक है ना, कोबाल्ट, ठीक है ना, थर्ड क्लोराइड। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था इमेंशन विधि था, ठीक है ना, इमेंशन बैसेट विधि हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों ने देखा था स्टॉक मेथड, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने स्टॉक मेथड में ये भी चीज़ों को डिस्कस किया था। स्टॉक ने उसको रोमन में लिखना बताया था, ठीक है ना, इस तरह से रोमन में, जहाँ पे स्टॉक और बैसेट मेथड से हम लोगों ने देखा था कि इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, अरबिक नंबर में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को जो लिखा है, जैसे कि हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा केंद्रीय धातु है, ठीक है ना, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, इतना एग्जाम्पल हम लोगों ने लगाया है तो हम लोगों को लगभग एग्जाम्पल भी याद हो चुके हैं। ठीक है। तो हेक्सामीन मतलब कि टोटल कितने अमीन है, 6 अमीन है, कोबाल्ट थर्ड है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे ही केंद्रीय धातु प्रमाण के बाद लिखा जाता है, मतलब कि अगर बात करें तो ये टोटल क्या है, पॉजिटिव है, ये टोटल कितने हैं, आयनिक, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आ गया है और ये बाहर रहेगा, तो ये धनायन है और वो क्या है, ऋणायन है। ठीक है ना, क्योंकि ये एमीन है, हेक्सा एमीन मतलब लिगेंड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिगेंड के अलावा, ठीक है ना, और किसी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे पोटेशियम होता सर जी, पोटेशियम कोष्टक के बाहर होता, लेकिन अगर इसमें टेट्रा पोटेशियम हम लोग कभी लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो मतलब कि यहाँ पे अगर टेट्रा पोटेशियम होता तो वो हमारा पॉजिटिव होता, पोटेशियम होता तो हमारा पॉजिटिव होता, ठीक है, तो उसको पहले लिखते तो ये वाला निगेटिव पोर्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दिया नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट से हेक्सा एमीन लिखा है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हेक्सा एमीन का मतलब हो गया कि ये लिगेंड है, क्योंकि लिगेंड में ही हेक्सा और पेंटा टेट्रा इसी सब इस्तेमाल कर सकते हैं, लिगेंड में ही। ठीक है ना, अगर कोष्टक के बाहर रहने वाले यौगिकों के लिए हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस बात के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो अब हमको पता चला कि ये लिगेंड है, इसके बाद कोबाल्ट है, तो हम लोग लिखेंगे कोबाल्ट, और हम लोगों का हेक्सा एमीन है, ठीक है ना, क्या है, हेक्सा एमीन मतलब 6 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोराइड।
अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोबाल्ट है और कोबाल्ट कौन सा है, कोबाल्ट थर्ड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्लोरीन होगा ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग इस यौगिक का नाम लिख दिए और ये नाम हो गया हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्या हो गया, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या कहता है, इस चीज को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये कहता है चाहे आयन हो या धनायन हो, सूत्र के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो चाहे आयन हो या धनायन हो, धन आयन मतलब जो हमारे चाहे वो धन आयन हो और चाहे वो ऋण आयन हो, उसमें से अगर हम लोग बात करें तो रूल नंबर दूसरा है, ठीक है ना। रूल नंबर दूसरे में ही 2 रूल अगर हम लोग बनाना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा जो लिगेंड है, लिगेंड को लिखते समय 2 बातों, जैसे कि यहाँ पे हमारा लिगेंड है तो इस लिगेंड को लिखते समय निम्न 2 बातों की सावधानी रखनी जरूरी होती है। लिगेंड का जब भी नाम लिखेंगे, लिगेंड का, ठीक है ना, नाम करण नाम या फिर सूत्र लिखते समय, ठीक है ना, सूत्र लिखते समय ठीक है ना, समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर पहला है, ठीक है ना, कि कभी भी लिगेंड को जिस तरह से हम लोग वर्णमाला क्रम के अनुसार ही लिख रहे थे, याद है आईपीएससी में वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा जाता है, तो यहाँ पे भी जब हम लोग सूत्र लिखेंगे तो सूत्र में हम लोग क्या करते हैं, वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाता है। किसके अनुसार लिखा जाएगा, वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल ले ले और उस एग्जाम्पल जो है, ठीक है ना, हम लोग लेना चाह रहे हैं पेंटा, क्या लेना चाह रहे हैं, पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट। हम लोग क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल पेंटा एमिनो, क्या ले रहे हैं, पेंटा एमिनो, ठीक है ना। मतलब पहला रूल ये कहता है कि हम लोग क्या लिखेंगे, किसके हिसाब से लिखेंगे, पहला रूल ये कहता है लिगेंडो को सूत्र लिखते समय हमें किस बात को ध्यान रखना चाहिए, हमको वर्णमाला क्रम में रखना चाहिए। किसमें, वर्णमाला क्रम में हमको क्या करना चाहिए, क्रम में लिगेंडो को रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, लिगेंडो को रखना चाहिए, ठीक है ना। तो लिगेंडो को वर्णमाला क्रम में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से वर्णमाला क्रम का मतलब ये होता है ए बी सी डी ई, मतलब ये जो अल्फाबेट आ रहे हैं जड़ तक ले, इस क्रम में रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिख दें हम लोग कि हमारा जो है पेंटा, क्या लिख रहे हैं, पेंटा एमीन, ठीक है ना, पेंटा एमीन क्लोरिडो, पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट, ठीक है ना, पेंटा एमिनो क्लोरिडो एमिनो कोबाल्ट, ठीक है ना, एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट। ये जो हमारा यौगिक है, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट को अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे कोबाल्ट सेकंड आयन है, ठीक है ना, सेकंड आयन है। अब देखो पेंटा एमीन मतलब कि कितने एमीन है, 5 एमीन है, मतलब लिगेंड हो गया। और साथ ही साथ आप हम लोगों को ये भी समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे एमीन है तो यहाँ पे क्या है, क्लोरिडो भी है, क्या है, क्लोरिडो। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो एमीन और क्लोरिडो में जब हम इसका सूत्र लिखेंगे, देखो जब आईपीएससी नेम लिखते हैं तो यहाँ पे जो एमिनो ए शब्द पहले आ जाता है, तो इसीलिए इसको आगे कर देते हैं, ठीक है ना। और क्लोरिडो, ठीक है ना, इसमें क शब्द आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं बात, क्योंकि एक मतलब ये हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो अगर हम लोग ध्यान दें तो एमिनो का जो फार्मूला होता है NH3 में होगा, ठीक है ना, और वहीं पे क्लोरीन ये होगा, ठीक है ना।
तो इसमें देखा जाए नाइट्रोजन है और ये सी है, नाइट्रोजन और सी, तो सबसे पहले कौन आएगा, आप लोग समझ गए होंगे कि सी आएगा। वर्णमाला क्रम में नाइट्रोजन अभी इधर कहीं पे आएगा, इससे पहले ही क्या आ जाता है, सी आ जाता है। तो इसका अगर हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, पेंटा एमीन है, मतलब कि पहले कोबाल्ट लिख लेते हैं, उसके बाद पहले आएगा हमारा क्लोरीन, इस हिसाब से हमारा सबसे पहले क्या आएगा, क्लोरीन, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, NH3 पर 5 हो जाएगा, और हम लोग मतलब सेकंड आयन ही है ना, चलो ठीक है, सही है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस 2, ठीक है। तो हमारा हो जाता है कोबाल्ट। तो ये हमारा फार्मूला बन के आता, सबसे पहले हम लोगों ने क्लोरीन लिख दिया, पेंटा एमीन, ठीक है ना। पेंटा मतलब 5 एमीन, कितने एमीन है, 5 एमीन, ठीक है। पेंटा का मतलब 5 एमीन, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग मिटा दें, ठीक है ना, आप लोगों को समझ में। अभी देखो इसमें दूसरा भी पॉइंट बोला है, और दूसरा पॉइंट ये कहा है कि इसमें ये ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है ना, कि ये जब लिखा जाता है तो ये भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि NH3 लिखा हुआ है, तो कितने बच्चे कहते हैं सर जी आप कभी H3 यहाँ पे लिख देते, कभी N यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली चीज होती है कि हमारी NCERT जब भी लिखती है तो इस चीज को बहुत ध्यान देती है, जिससे बॉन्ड बनाता है उस यौगिक को हमेशा क्या किया जाता है, आगे लिखा जाता है, मतलब जिससे बॉन्ड बनाता है उससे उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो दूसरी बात इसमें लिगेंडो का नामकरण करते समय इस बात का भी हमको ध्यान देना है कि जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है या बॉन्ड बनाता है उस यौगिक को हम लोग क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, आगे, मतलब उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे हम लोग बाद में लिखेंगे, ये दूसरा हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, निकल करके पास्टुलेट होकर के हमारे सामने आता है, ठीक है ना। तो अगर हम आप लोगों को लिख करके दिखा दे तो हमारा जो लिगेंडो का नामकरण करते समय ये भी बात को हमको ध्यान देना है, ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान देना है हमको, ठीक है ना। तो जैसे कि दूसरी बात जो हमारी है, ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट हम लोगों का है इसमें कह रहा है, इसमें वर्णमाला क्रम में लिगेंड को रख दिया जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात ये कह रहा है कि जब भी हम इसको लिखेंगे, क्या करेंगे, जब भी हम इसको लिखेंगे तो याद रखेंगे कि जो मतलब अगर दो मतलब लिगेंड है, लिगेंड में परमाणु होते हैं, कई सारे परमाणु होते हैं, उसमें से जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, क्यों सर जी आपने हाइड्रोजन पहले नहीं लिखा, पहले नाइट्रोजन आपने लिख दिया, तो टोटल कंक्लूजन ये निकल के आता है, क्या टोटल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इसमें इसलिए नाइट्रोजन को आगे लग रहा है क्योंकि यही तो इसको लोन पेयर दे रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि लिगेंडो का वह परमाणु, ठीक है ना, लिगेंडो का वह परमाणु जो मतलब बॉन्ड बनाएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखते हैं, क्या करते हैं, दूसरा रूल यही है, ठीक है ना। तो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे, उदाहरण में ट्राई एमिनो, ठीक है ना, ट्राई एक्वा कोबाल्ट, हमारे पास एग्जांपल है ट्राई एमिनो, ट्राई एमिनो, ट्राई, ठीक है ना, एक्वा कोबाल्ट, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा, ट्राई एमिनो और ट्राई एक्वा है, ठीक है ना। तो मिला जुला करके हमारा ये हो जाता है, एमिनो ने एमीन लिखा जाता है, बार बार मुझसे मिस्टेक हो जाती है, ट्राई एमीन और ट्राई एक्वा क्या हो जाता है, कोबाल्ट, ठीक है ना। ट्राई एमिनो, ट्राई एक्वा कोबाल्ट, और ये कोबाल्ट जो होता है हमारा कौन सा होता है, थर्ड होता है, कौन सा होता है, थर्ड, ठीक है ना। तो ट्राई एमिनो, ट्राई एक्वा कोबाल्ट, और भी कुछ ले लिया जाए, छोड़ो क्या लिया जाए, ठीक है ना, आयन है। तो अगर हम इसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना, तो हमको समझ में आ रहा सर ये सब जो है ये सब लिगेंड है और ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो हम लोगों ने दूसरा रूल यही बताया है कि जो जो परमाणु लोन पेयर या युग्म पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको सबसे पहले हम लोग कहाँ रखेंगे, आगे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, आगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग ट्राई एमिनो, अब इसमें नाइट्रोजन अगर लिखा जाएगा और इसमें क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्साइड, तो MnO, मतलब N के बाद O आता है क्योंकि एक्वा है ना, H2O है,
तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, एक्वा का मतलब H2O। तो जब हम लोग इसका लिखेंगे तो नाइट्रोजन को ही पहले लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, ठीक है ना। अब कोबाल्ट में जैसे कि नाइट्रोजन तो चलो ठीक है यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन दे रहा है इसीलिए ऐसे लिख दिया जाता है, ट्राई है 3। अब कहोगे सर जी एक्वा, एक्वा को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, और ट्राई है 3, ठीक है ना, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है ना, थर्ड है तो +3 लिख देंगे, ठीक है ना, आयन। तो ये इस हिसाब से हमारा हो जाता है ट्राई एमीन ट्राई एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस यौगिक का क्या कर सकते हैं, नामकरण हम लोग कर सकते हैं, मतलब सूत्र लिख सकते हैं। नामकरण तो हो चुका है, इस तरीके से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, सूत्र को लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसके बाद हम लोगों का ये तो 2 रूल हम लोगों का खत्म हो गया, 2 रूल में 2 रूल थे, ठीक है ना। अभी भी देखा जाए तो और भी इसके हिसाब से चीजें हैं, जैसे कि हमारा कहता है, ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं जो संपूर्ण संकुल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर बंद करके रखते हैं क्योंकि वो भाग ना जाए, ठीक है ना, जिसके कारण उसको हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर बंद करके रखते हैं। और कोष्टक के अंदर बंद करके रखने से यही फायदा मिलता है कि वो धनायन है, वो ऋणायन है, ये ऋणायन है तो वो धनायन है, ठीक है ना। अब आप लोग ये कह रहे होंगे सर जी जरा हमको ये बताइए कि आपने ट्राई एमिनो ट्राई एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन लिखा है, ये पॉजिटिव आपने माना है। देखो हाँ माना है, अगर यहाँ पे आयन ना लिखा होता, मोस्टली अगर यही देखा जाए तो कुछ चीजें वेरिएट होती हैं, बट नहीं, जैसे कि क्या होगा कि अगर मान लो पॉजिटिव आयन होता, मतलब पॉजिटिव होता तो यहाँ पे जरूर लिखा होता, ठीक है ना, नहीं लिखा है तो छोड़ो जाने दो, ठीक है ना, ज्यादा इसके बारे में डीप डिस्कशन, ठीक है, करना चाहिए डीप डिस्कशन, ठीक है ना, लेकिन कंपटीशन कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, इन सब में डीप डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पेपर ऊपर में बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हम बेसिक चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें तीसरी बात ये कहता है इस रूल के अनुसार, ठीक है ना, क्या कहता है, कहता है संपूर्ण संकुल आयन को एक वर्गाकार कोष्ठक में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात कह रहा है कि संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो यौगिक होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट में, ठीक है ना, बड़े ब्रैकेट में क्या कर देंगे, इसको हम लोग बंद करके क्या कर देंगे, रख देंगे। तीसरी बात कह रहा है, ठीक है ना, संपूर्ण संकुल को मतलब पूरे के पूरे जो संकुल हैं, संपूर्ण संकुल को, ठीक है ना, संपूर्ण संकुल को क्या करेंगे, संपूर्ण संकुल आयन को लिखेंगे और बढ़िया लगेगा, ठीक है ना, आयन को क्या करते हैं, क्या करते हैं, को एक वर्गाकार, ठीक है ना, कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो जो भी था हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, बड़े कोष्टक में बंद कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें जो धातु होता है, केंद्रीय धातु प्रमाण होता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करते, पूरे संकुल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, इसके संपूर्ण संकुल की चौथी बात है, ठीक है ना, कह रहा है धातु की, किसकी कह रहा है, धातु की ऑक्सीकरण, धातु की ऑक्सीकरण, ठीक है ना, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अवस्था का सामान्यतः वर्णन नहीं किया जाता, ठीक है। पांचवी बात क्या किया गया है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः वर्णन नहीं किया जाता, मतलब वर्णन किया जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं किया जाता सामान्यतः, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पांचवा जो हमारा इसमें पांचवा पॉइंट हो सकता है वो क्या होता है कि जो संकुल आयन पर उपस्थित आवेशों की गणना करने के लिए, मतलब ये जो हमारा संकुल आयन है इसके आवेशों की अगर हमको गणना करना है, ठीक है ना, संकुल आयनों ऐसे लिख सकते हैं, संकुल
आयनों पर आवेश, ठीक है ना, बराबर, संकुल आयनों पर आवेश बराबर होता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था प्लस, ठीक है ना, लिगेंडों पर उपस्थित कुल आवेश, किस पे, लिगेंड पर उपस्थित कुल आवेश। तो आप लोग देख सकते हैं लिगेंडों पर उपस्थित कुल आवेश। तो इस तरह से हम लोग संकुल आयनों पर आवेश भी निकाल सकते हैं। एक बार मैंने फिर इस चीज़ को हमने बताया है, ठीक है ना, जो कि हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को, इस टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। तो टोटल 5 जो बातें होती हैं, इस चीज़ को हमको याद रखना है, आईपीएससी के अनुसार था, ठीक है ना। तो जिस तरह से उदाहरण देखें, ट्राई अमीनो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन हो गया हमारा, ठीक है ना। और इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा पॉइंट भी देखा, तीसरा पॉइंट भी देखा और 5वां पॉइंट भी हम लोगों ने कवर किया। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, उसको देख लेते हैं, जिससे हम लोगों का जो बचा कुचा है 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल, चलो 2-3 एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें हम लोग, तो जैसे कि हमारे पास है टेट्रा एमिनो एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, क्या है, टेट्रा, ठीक है ना, टेट्रा एमीन, ठीक है ना, टेट्रा अमीन, ठीक है ना, एक्वा, एक्वा कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है ना, कह रहा है ट्राई अमीनो एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है ना, ये आपने देखा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे, तो अब आप लोगों को समझ में आया हो गया, एमिनो है, एक्वा है, ठीक है ना, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है क्लोरिडो भी है, क्लोराइड भी है, ठीक है ना। तो ट्राई एमिनो एक्वा, एक और है इसमें, एक्वा क्लोरिडो, क्या है, एक्वा क्लोरिडो, क्लोरिडो है, ठीक है ना, एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एमीन है NH3 हो जाएगा, ठीक है ना, एक्वा है H2O हो जाएगा, ठीक है ना, और क्लोरिडो है तो क्या आ जाएगा, Cl हो जाएगा। तो क्लोरीन सबसे पहले आएगा, C है उसमें, तो उसका नाम कोबाल्ट सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्लोरीन को लिखेंगे इनटू, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग जब लिखेंगे एक्वा को तो H2O, तो मतलब इसका अल्फाबेटिकली O आएगा, तो N के बाद ही O आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, NH3 पे क्या है, ट्राई है, इनटू एक्वा है, ठीक है ना, एक ही एक्वा है, OH2 लिख देंगे, ठीक है ना, और कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है ना। और क्या है, क्लोराइड है, क्या है, क्लोराइड है। अगर हम लोग देखें तो ये जो क्लोराइड है, ये इस पे अगर टोटल ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो इसमें मतलब थर्ड लिखा है, तो ये क्लोराइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, Cl2, ठीक है, थर्ड है, ठीक है ना, थर्ड का मतलब हो गया 3, ठीक है ना। तो मोस्टली रहना चाहिए था 3, लेकिन ये क्लोरीन अंदर आ चुका है वर्नर सिद्धांत के अनुसार, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्नर सिद्धांत, ठीक है ना, उसके अनुसार हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर हमको संकुल पे आयन पे इसका चार्ज अगर हमको नहीं पता है, तो फिलहाल हम लोग उसको फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, फार्मूले के बेस पे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा साइनोफेरेट। तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड है। तो अगर आप लोगों को दिखा होगा यहाँ पे पोटेशियम शब्द आ गया और हेक्सा साइनोफेरेट है,
ठीक है ना, मतलब कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे हेक्सा साइनो, मतलब कि फेरेट को एफ ही लिखते हैं, और हेक्सा साइनो का मतलब CN क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। ये जो हमारा यौगिक बनता है ये हमारा सूत्र लिखने का ये तरीका है, ठीक है ना। और मैं 2-3 नाम बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसका आप लोग बनाइएगा। जैसे कि हमारे पास एक है डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, पहला हो गया। दूसरा हमारा है, ठीक है ना, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तीसरा हमारा है, ठीक है ना, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो क्रोमियम, ठीक। चौथा है टेट्रा क्लोरो निकिलेट सेकंड आयन। पांचवा है हेक्सा एमीन निकिलेट सेकंड क्लोराइड। और भी है टेट्रा कार्बोनिल निकिलेट, जीरो कोष्टक में, मतलब कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो जिंकेट, और ये जिंकेट जो हमारा सेकंड है। ट्राई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकंड है। पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट है। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है ना। देखो मोस्टली प्रैक्टिस ही करना बेहद आसान चीज़ होती है कि ये टॉपिक को और बेहतर समझने के लिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोगों का अगला टॉपिक आता है वर्नर का सिद्धांत। किसका आता है? वर्नर का सिद्धांत, ठीक है। अगर ये दोनों आप जो जितने सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोला हूँ उन सारे एग्जाम्पल को आप लोग कर डालिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम लोगों का अगला टॉपिक है वर्नर का सिद्धांत, ठीक है ना। अब तुम लोग सोचोगे सर जी वर्नर का सिद्धांत क्या है, इसका मोटो क्या है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे वर्नर सिद्धांत स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना, और स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। तो मोस्टली वर्नर का जो सिद्धांत है पेपर में बहुत आता है, ठीक है ना, बोर्ड में सिद्धांत, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नर्स थियरी, ठीक है ना। तो वर्नर्स थियरी इसको सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो अल्फ्रेड वर्नर ने, क्या नाम साइंटिस्ट का है? अल्फ्रेड वर्नर, अल्फ्रेड भी बोला जाता है, अल्फ्रेड भी बोला जाता है। तो अल्फ्रेड वर्नर ने सर्वप्रथम दिया था, और कौन से सन में दिया था? 1800, कितने लोगों को याद है? 1893 में। किसमें? 1893 में वर्नर की थियरी दी गई थी। तो हम इसमें कुछ खास खास बात कहेंगे, और इन्हों को अल्फ्रेड वर्नर के नाम पे ही इनका सिद्धांत पड़ा, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम इसमें और भी चीज़ों को आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो अल्फ्रेड थे, इन्होंने अल्फ्रेड वर्नर ने यौगिकों को एक अलग तरीके से देखा और उनके स्ट्रक्चर को बताया, और साथ ही साथ इनके संरचना का भी क्या किया? वर्णन किया। संरचना की भी क्या किया? वर्णन किया। जिसमें अगर हम लोग देखें तो इन्होंने इसमें दो तरह से दो सिद्धांत, या फिर इस सिद्धांत में दो बातें बताया। कहा कि जो यौगिक हैं, इन्होंने कहा जो यौगिक है, जो उपसंयोजक यौगिक जो बना रहे हैं, इसमें दो तरीके की संयोजकताएं देखने के लिए मिलती है। कितनी संयोजकताएं होती हैं? दो प्रकार की क्या देखने के लिए मिलती है? संयोजकता देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। साथ ही साथ अल्फ्रेड वर्नर को हम लोग बोलते हैं जटिल यौगिक का रसायन का जनक भी बोला जाता है। अल्फ्रेड वर्नर को क्या बोला जाता है? जटिल यौगिक का, ठीक है ना, जटिल यौगिक का फादर भी बोला जाता है, पिता, ठीक है ना, पिता बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इन्होंने अपने नियम के अनुसार बताया कि जो संयोजकताएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, दो संयोजकताएं होती है। एक होती है प्राथमिक संयोजकताएं और एक होती है द्वितीयक संयोजकताएं होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक प्राथमिक संयोजकता होती है और एक क्या होती है? द्वितीयक संयोजकता होती है। तो प्राथमिक संयोजकता जो होती है, दो संयोजकता होती है, इनके नियम के अनुसार होती है, ठीक है ना। नंबर पहला होता है प्राथमिक। कौन सा होता है? प्राथमिक, ठीक है ना। तो प्राथमिक संयोजकता होती है, ठीक है ना, संयोजकता होती है। और दूसरा होता है द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना, द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना।
और इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्राथमिक जो संयोजकता होती है और द्वितीयक संयोजकता जो होती है, इसमें अगर हम लोग देखें तो प्राथमिक संयोजकता को हम लोग प्रमुख संयोजकता भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, प्रमुख, ठीक है ना, प्रमुख संयोजकता भी बोलते हैं, ठीक है ना, संयोजकता, ठीक है ना, प्रमुख संयोजकता भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी एंड प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं। प्राथमिक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी, ठीक है ना, वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी होता है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा हमारा प्राइमरी बैलेंसी, और क्या हो सकता है सेकेंडरी बैलेंसी। इस तरीके से हमारे पास दो बैलेंसी देखने के लिए मिलते हैं। तो प्राइमरी बैलेंसी को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, डैश डैश करके दिखाते हैं। हम क्लास खत्म कर देते हैं पढ़ा करके बच्चे, फिर भी पूछते हैं सर जी ये डैश डैश क्यों दिखाया जा रहा है, ये बॉन्ड क्यों दिखाया जाता है। तो लेक्चर को ध्यान देना या फिर पढ़ाई में ध्यान देने का काम हम लोग को करना चाहिए, जिससे हम लोग को चीज़ों को याद हो जाएगी। और सेकेंडरी बैलेंसी को हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये जो बताया, ठीक है ना, अगर प्राइमरी बैलेंसी की संतुष्टि होती है, किसकी संतुष्टि होती है, प्राइमरी बैलेंसी की संतुष्टि होती है, तो मैं आपको एक एक लाइन करके मैं सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले प्राथमिक संयोजकता के बारे में, ठीक है ना, ठीक है। तो प्राथमिक संयोजकता क्या क्या हो सकती है, जब ये यौगिक, ठीक है ना, प्राइमरी बैलेंसी बनाएगा तो अकार्बनिक यौगिक को संतुष्ट करता है। कौन सा यौगिक करता है, अकार्बनिक यौगिक को क्या करता है, बनाता है, ठीक है ना, अकार्बनिक यौगिक बनाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना, कि ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं तथा आयनन योग होता है, अर्थात विलयन में ये क्या करते हैं, आयन देते हैं। मतलब कि ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ये साथ ही साथ अपने को ऋणायनिक के द्वारा ही ज्यादा करके संतुष्ट होते हैं, किससे, ऋणायनों से ज्यादा संतुष्ट होते हैं, ठीक है ना, यौगिक, ठीक है ना। तो ये ज्यादा करके अगर देखा जाए तो ये ऋणायनों के द्वारा ही संतुष्ट होते हैं, धनायनों के द्वारा संतुष्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली ऋणायनों के द्वारा ही संतुष्ट होते हैं। और इसको हम लोग डैश डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब इसकी बैलेंसी को हम लोग क्या करते हैं, डैश डैश की प्रदर्शित। और इसकी एक प्रकृति होती है जो अदिशात्मक होती है, मतलब इसकी ऐसी प्रकृति होती है, इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर जो होता है वो कैसा होता है, अदिशात्मक होता है, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होती है, अदिशात्मक होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ तीसरी बात अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो यौगिक होते हैं, ये जो कोष्ठक होता है, कोष्ठक के बाहर रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं, कोष्ठक के बाहर रखे जाते हैं, बाहर रखे जाते हैं। ये तीन चार बातों को याद रखो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये कोष्ठक के बाहर रखे जाते हैं, इसकी प्रकृति आदिशात्मक होती है, ठीक है ना। और प्रकृति आदिशात्मक होने तो इससे ये जो यौगिक है, ये आकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आकृति पर कोई प्रभाव नहीं इससे पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे स्ट्रक्चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मतलब इसकी आकृति जैसी है, ठीक है ना, वैसी रहेगी ही रहेगी, लेकिन इसकी आकृति पर कोई प्रभाव इस वैलेंसी से नहीं पड़ता है। ये कोष्ठक के बाहर रहता है, इसे बिंदुवत रेखा में दर्शाया जा सकता है। ये जल में डालने से आयनों में तो कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। मतलब हम मोस्टली तीन बात को याद रखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है द्वितीयक संयोजकता। कौन सी संयोजकता आती है, द्वितीयक संयोजकता। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो जैसे कि हमारा COCl3, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल एक तरीके से देखा जाए तो एक तरह से एक अकार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल है।
और ये हमारी प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग डैश डैश से प्रदर्शित भी करते हैं। लेकिन जब इसको लिखा जाता है, जब मतलब मिक्स करके यौगिकों के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये मोस्टली कोष्टक के बाहर ही चला जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ चला जाता है? कोष्टक के बाहर ही। जैसे कि मैं फिर से एक बार एग्जांपल लिखवा दूं, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, CO हेक्साएमीन, ठीक है ना, और हेक्साएमीन, और ये क्या आ जाएगा? Cl3। ये जो यौगिक है एक तरीके से, इसमें अगर वर्नर सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो इसमें जो है कोष्टक के बाहर लिखा गया है, ठीक है ना। वर्नर साहब ने ये भी कहा था कि इसको 1 बाय 1 करके अंदर भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी कोष्टक के सॉरी अगर ये कोष्टक के अंदर आता है, तो अगर ये कोष्टक के अंदर आता है तो इसकी जितनी भी बैलेंसी होती है स्ट्रक्चर पे डिपेंड करने लगती है, आकृति को प्रभावित करने लगती है जैसे जैसे ये अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोग द्वितीयक संयोजकता के बारे में देख लेते हैं कि द्वितीयक संयोजकता आखिर है क्या। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके प्रभाव देख लेते हैं, ठीक है। द्वितीयक संयोजकता जो सेकेंडरी वैलेंसी है हमारी, ठीक है ना, इस सेकेंडरी वैलेंसी में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो द्वितीयक संयोजकता में हम लोगों ने कहा है सेकेंडरी वैलेंसी उसको डैश डैश से दर्शाते थे, इसको हम लोग क्या करेंगे? बॉन्ड से पूरी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और द्वितीयक संयोजकता की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। इसकी संख्या क्या होती है? इसकी जो संख्या होती है द्वितीयक संयोजकता की क्या होती है? संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। मतलब ये जितने में होंगे क्या होंगे? निश्चित होंगे। लेकिन वहाँ पे प्राथमिक जो था उसमें निश्चित नहीं हो रहा था, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं? ये संकुल भाग का निर्माण करते हैं, मतलब कि ये जो होते हैं इसके आकृति का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं इनकी संतुष्टि से, ठीक है ना। उसके मतलब कि अकार्बनिक यौगिक बना था, लेकिन इनकी संतुष्टि से ये क्या बनते हैं? संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। संकुल यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात, ठीक है ना, ये जो होते हैं दिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? दिशात्मक होते हैं, मतलब इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। दिशात्मक होने के साथ साथ ये आकृति, जो भी आकृति होगी, आकृति पर भी क्या करते हैं? आकृति पर निर्भर करते हैं। आकृति इन पर क्या करती है? इन पर निर्भर करती है। मतलब इसकी कैसी आकृति होगी? ये द्वितीयक संयोजकता पर क्या करेगी? निर्भर करती है। तुम लोग कहोगे सर द्वितीयक संयोजकता पर इनकी आकृति कैसे निर्भर कर सकती है? तो हम बता सकते हैं, अगर द्वितीयक संयोजकता 6 है, कितनी है? 6। नंबर पहला, अगर द्वितीयक संयोजकता 6 है, ठीक है ना, तो इसकी जो आकृति हो सकती है, ठीक है ना, वो क्या हो सकती है? कोई बता सकता है? अष्टफलकी होगा। क्या होगा? अष्टफलक होगा, या फलकी भी बोलते हैं। अष्टफलक होगा इसकी आकृति, ठीक है ना। अगर आप लोग जान रहे हैं कि अगर इसकी अष्टफलक होगा तो अष्टफलक का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनेगा? M यहाँ पे एक हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, और एक मान लेते हैं इस कोने में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसका जो होता है ये अष्टफल की स्ट्रक्चर होता है। अब बाकी के जुड़ेंगे तो इधर इधर ही जुड़ेंगे कहीं पे। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कैसा होता है? अष्टफल की होता है, ठीक है ना। ये जो बन रहा है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अष्टफल की है, ठीक है ना। ये अष्टफलक है, ठीक है ना। और अगर इसकी मतलब इसकी द्वितीयक संयोजकता अगर, ठीक है ना, 4 हुई तो मतलब 6 है तो अष्टफल की, 4 है तो चतुष्फल की होगा 4 पे, ठीक है ना। अगर इसकी 4 द्वितीयक संयोजकता है तो ये कैसा हो जाएगा? चतुष्फल की। या फिर इसको हम लोग अगर इसकी जो द्वितीयक संयोजकता
संयोजकता कितनी है, 4 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, चतुष्फलकी। और चतुष्फलकी का मतलब ये नहीं हो रहा वर्गाकार, ये चतुष्फलकी स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब कि ये एम है, मेटल है, एक ऊपर रहेगा, ठीक है ना, और एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, और एक पीछे की तरफ होता है। ट्राइपोड, ट्राइपोड याद करो, मतलब कैमरा स्टैंड, चतुष्फलकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सर जी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दी। अरे आप लोग देखे होंगे बहुत फिल्मों में कहीं तो भी, तो फिर वही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये क्या बना रहा है, चतुष्फलकी स्ट्रक्चर का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। ये चतुष्फलकी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, दिख रहा है। सही है। तो चतुष्फलकी है। और अगर 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 ये 4 संयोजकता के जगह पे अगर 3 संयोजकता कर दिया जाए तो देखो ये जो होती है, ये चतुष्फलकी भी हो सकती है 4 वाली संयोजकता, और ये वर्ग के कोनों की ओर अगर निर्देशित है तो ये इसकी आकृति कैसी हो जाती है, वर्गाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है, वर्गाकार हो जाती है। मतलब कि ये दोनों ही तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता हो ये वर्गाकार हो जाए, ठीक है ना, मतलब कि इस तरीके से, ठीक है ना। चतुष्फलकी भी हो सकते हैं, वर्गाकार भी हो सकते हैं, दोनों से। ये चतुष्फलकी और ये क्या है, वर्गाकार। इसको वर्ग समतली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग समतली भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसकी संयोजकताओं को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। 6 हुआ तो तुम कहोगे 4 हुआ, इसके बाद 3 अगर हुआ तो, ठीक है ना, 2 हुआ तो मोस्टली ऐसा नहीं है कि ये 6 से कम दिखेगा आप लोगों को, हमेशा इसको 6 से नीचे ही चीज़ों को दिखाया जाता है। 6 4 यही सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए 6। तो मतलब द्वितीयक संयोजकता 4 अगर है तो चतुष्फलकी भी हो सकता है और वर्ग समतली भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, अष्टफलकी भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर लोन पेयर किसी मेटल पे या फिर इसमें किसी में लोन पेयर नहीं पाया जाएगा तो इस तरीके से, तो अगर मान लो में भी लोन पेयर पाया जा रहा है एक्स्ट्रा, तो हो सकता है इस तरीके से स्ट्रक्चर का, चतुष्फलकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर मैं इसमें कुछ बातें करूं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब इसको जल में डाला जाता है तो हम लोग जानते हैं कि ये आयनों में अपने टूट करके अलग हो जाता है। तो अगर हम लोग जल में डालने पे अगर आयनों में टूट करके अलग हो रहा है तो कहने का कहीं ना कहीं इसके कहने का अर्थ यही है, ठीक है ना, कि ये जो यौगिक है, ठीक है ना, ये यौगिक जो है तो हम लोग आगे देखते हैं। द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता दोनों कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना, कि वर्नर सिद्धांत पे आधारित जो यौगिक है इसको कैसे लिखा जाए और कैसे बनाया जाए। तो 2 बातें याद रखते हैं, प्राथमिक संयोजकता को डैश डैश से, और द्वितीयक संयोजकता इसकी क्या करती है, आकृति का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। और सूत्र को रीअरेंजमेंट भी किया जाता है, जैसे कि नॉर्मली उसको लिख दिया जाता है डबल साल्ट की तरह, जैसे कि K2SO4 Al2SO4, ठीक है ना, लेकिन उसको अरेंज करना रहता है। तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं। अभी तो फिलहाल एक एग्जाम्पल की बात की जाएगी, आगे समय मिलता है तो और सारे एग्जाम्पलों की बात की जाएगी। तो हेडिंग हम लोगों का वर्नर सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत के आधार पर, वर्नर सिद्धांत के आधार पर उप सह संयोजक, उप सह संयोजक यौगिक की संरचना, यौगिक की संरचना क्या है, संरचना, ठीक है ना। तो वर्नर सिद्धांत के आधार पर उप सह संयोजक यौगिक की संरचना, मतलब इस यौगिक की संरचना क्या होती है, ठीक है ना, वो चीज देखने लायक है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग संरचना देखने जा रहे हैं वर्नर सिद्धांत के आधार पर उस यौगिक की संरचना देखने जाते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना,
एक दो एग्जाम्पल ले रहे हैं साथ ही में। एक ले रहे हैं हम लोग CO, पहला एग्जाम्पल है CO Cl3 इंटू 6NH3, ये हम लोग का एग्जाम्पल है। तो हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, मतलब कि अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें जो हमारा यौगिक है इसमें अमोनिया और जल है, ठीक है ना। तो कोबाल्ट सभी अमोनिया जो है 6 लोग हैं तो इसमें द्वितीय संयोजकता का निर्माण करेगा, और यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं जो अमोनिया है अगर द्वितीय संयोजकता का निर्माण कर रही है तो स्ट्रक्चर भी यही डिफाइन करेगी। तो हम लोग जानते हैं अगर इसमें द्वितीय संयोजकता 6 है, कितने हैं, 6 हैं, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर अगर लिख लें तो सूत्र अगर लिख लें तो CO, ठीक है ना, 6NH3, मतलब इसको हम लोग वर्नर सिद्धांत के अनुसार कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें से एक तरीका ये है जिसमें मैंने अलग अलग तरीके से आकृतियों के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl3, अगर ये हुआ तो, ठीक है। तो 6 है इसमें द्वितीय संयोजकता 6 है, तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि अगर द्वितीय संयोजक 6 है तो उसकी आकृति कैसी होगी, अष्टफल की, मतलब कि बीच में हो जाएगा हमारा मेटल और एक ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे NH3 होगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, NH3, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ क्योंकि यही तो बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3, क्या हो जाएगा, NH3, और इस साइड क्या हो जाएगा, NH3, और इस साइड क्या हो जाएगा, NH3, ठीक है ना। तो डैश 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 डैश, ठीक है ना, डैश डैश, इस तरीके से हम लोग करें, और नीचे भी हो जाएगा एक NH3, ठीक है ना। तो ये अष्टफल की स्ट्रक्चर, तो कहोगे सर जी ये 3 कहाँ लगाएं, ठीक है ना, इस साइड लगा दिया जाता है, Cl डैश डैश बॉन्ड करके Cl, और यहाँ पे डैश डैश करके Cl, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। और इसका नाम जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका जो नाम होता है क्या होता है, ल्यूटियो, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है ना, क्लोराइड, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कोबाल्टिक क्लोराइड, सॉरी, कोबाल बोल तो सही है, कोबाल्टिक क्लोराइड, ठीक है ना। और दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना, तो दूसरा एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसकी संयोजकता का मतलब संयोजकता 6 ही है, लेकिन अगर एक मैं एक्वा शब्द लेकर के आना चाह रहा हूँ, मतलब एक्वा को जोड़ दे रहा हूँ, मतलब एक नाइट्रोजन को हटा करके मैं लिख दे रहा हूँ CONH3, ठीक है ना, पे 5, और एक ले रहा हूँ H2, ठीक है ना, और कोष्ठक बंद करके Cl3 अभी भी है। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग वैसे ही अर्जेंट करेंगे क्योंकि इसमें भी 6 है, ठीक है ना, तो CO हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3, ठीक है ना, और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3, और यहाँ पे 5 ही है, टोटल मिला के कितने हैं, 5। तो अब हम लोग देखें अगर तो एक साइड पे हमारा क्या हो जाएगा, OH2 हो जाएगा, और एक साइड पे हमारा क्या हो जाएगा, NH3, एक क्लोरीन डैश डैश बॉन्ड से रहे क्योंकि इसकी प्राथमिक संयोजकता है, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर है, तो डैश डैश Cl, और डैश डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, Cl, और एक यहाँ पे और NH3 होगा, तभी तो कंप्लीट होगा। चलो, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर बन गया, अष्टफल की स्ट्रक्चर बन गया। कैसे स्ट्रक्चर बन गया, अष्टफल की, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं प्राथमिक संयोजकता को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, और द्वितीय संयोजकता को, ठीक है ना। तो ये वर्नर सिद्धांत के आधार पर यौगिकों का संरचना था, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। अब अगर मान लो 5 हो जाता है तो
मतलब कि एक क्लोरीन को अंदर ले लिया जाए, ठीक है ना, तब भी 6 ही रहेंगे, ठीक है ना। अगर एक क्लोरीन को अगर हम लोग अंदर ले लें, ठीक है ना, कोष्टक के अंदर, मतलब उसको हम लोग लिगेंड फॉर्मेट कर दें और बाहर हम लोग संयोजकता को घटा दें, ठीक है ना, तो देखते हैं। फिलहाल तो उसका भी जस्ट फल की स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग किसका देखने जा रहे हैं, दूसरा तीसरा है, ये हो जा रहा है CO इंटू CL, मतलब CL जो होगा अल्फ़ाबेटिकली LC पहले आता है इसीलिए, ठीक है ना, तो लिखा जाता है, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट के लिए क्या आ जाता है, पहले ही आ जाता है, ठीक है। CONH3, ठीक। तो हम लोग क्या लिख देंगे, NH3, इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिखो, NH5Cl ले लेते हैं, ठीक है ना, और इस पे क्या कर देंगे, Cl2 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चरली अगर हम लोग इसको प्रूव्ड करें, क्योंकि जब इसको अंदर लाया जाता है तो अभी यहीं पे ही लिखा जाएगा, अभी पूरी तरह से सूत्र का फॉर्मेट नहीं किया गया है नियम वाइज, ठीक है ना। तो ये अंदर आएगा, ठीक है ना, तो अगर ये अंदर आएगा तो यहाँ पे जो होगा, ठीक है ना, एक और हमारा बॉन्ड बन गया, तो ये जो हमारा एक प्राथमिक संयोजकता बन रहा था और ये क्या बन जाएगा, द्वितीयक संयोजकता बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द्वितीयक संयोजकता हमारा क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। कौन सा संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, एक हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक पॉजिटिव करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें से हमारा एक ये एमीन निकलेगा और ये यहाँ से हटा देते हैं, इसको ऐसे लिख लें, यहाँ पे डैश डैश ही रहने दें और यहाँ बीच वाला क्लोरीन को हटाया जाता है और यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, क्लोरीन, क्योंकि एक अमीन हट गया। क्लियर, अब सही, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब चौथा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, मान लो इसको एक और क्लोरीन को क्या कर लिया गया, अंदर लेकर के आया गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसका नाम नहीं में भी लिखे, तो इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड। क्या हो जाएगा, रोजियो, दूसरा था रोजियो कोबाल्टिक, ठीक है ना, क्लोराइड, ठीक है ना, रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड। और इसका नाम है परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका नाम है परप्यूरियो, ठीक है ना, कोबाल्टिक कोबाल्टिक क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ये जो हमारा एक क्लोरीन अंदर चला आया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड। इसका नाम नहीं फिक्स है, इसको हमको याद करना पड़ता है, ठीक है ना, परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड। एंड इसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर, चौथा आता है फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ एग्जाम्पल आता है। और ये फोर्थ एग्जाम्पल को हम लोग को और थोड़ा सा बेहतर समझने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है दो तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है ना, एक सिस और एक ट्रांस का। जो चौथा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एक ही यौगिक है लेकिन ये दो तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, एक सिस का स्ट्रक्चर बना लेता है, एक ट्रांस का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है ना। तो आप लोग कहेंगे सर जी सिस और ट्रांस क्या होता है। हम लोग देखे थे जब दो समान ऐसे निकटवर्ती होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, सिस का फॉर्म करता है, और अगर वो निकटवर्ती नहीं है तो किसका फॉर्मेशन करता है, ट्रांस का। ये हम लोगों ने हम बताए थे आपको, ठीक है ना, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना, क्लास में भी बच्चों को बताए थे, ठीक है ना, अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा तो, ठीक है ना, अगर आपने ऑनलाइन भी अटेंड किया है तो वहाँ पे भी बताए हैं, ठीक है ना। तो हर जगह बताते रहते हैं, ठीक है ना, बस सुनने की देरी चाहिए अगर आप लोग सुन रहे हैं तब, ठीक है ना। तो वर्नर जो हो गए हमारे सिद्धांत, तो अगर हम लोग वर्नर सिद्धांत के आधार पर उपशासनीय यौगिकों की संरचना देख रहे थे तो हम लोगों का जो चौथा था में भी पांचवा, कौन सा नंबर था, पांचवा था, चलो ठीक है, पांचवा नंबर है, ठीक है। तो पांचवें नंबर में हम लोगों को, तो जो हमारा अगला एग्जाम्पल था, मतलब आपने देख रहे थे सीरीज में,
तो धीरे धीरे सारे क्लोरीन अंदर आ रहे थे, तो पांचवा या कोई भी एग्जाम्पल रहा होगा। तो इसमें जो है हम लोग देख रहे थे कि कोबाल्ट था, ठीक है, और यहाँ पे NH3 को हम लोग, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है ना, 4, ठीक है ना, क्योंकि 6 था, 5 हुआ है, फिर कितने हुए हैं, ठीक है ना, अब की 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग Cl2 कर देते हैं, और यहाँ पे Cl, मतलब कि एक बार क्लोरीन अंदर आया, अब की आएगा तो 2 बार हो जाएगा, कि तीनों क्लोरीन को अंदर ले चुके हैं, ठीक है ना। तो 2 है, 2 को अंदर लिए हैं, 1 बाहर है, चलो ठीक है। तो इसमें 2 तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, दोनों पहले हम लोग बना लेते हैं। एक बनता है सिस, एक बनता जो है वो सिस फॉर्म में बनता है, ठीक है ना, मतलब जिसमें नज़दीक होगा, और एक जो बनेगा, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म में बनता है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म में बनता है। तो सिस और ट्रांसफॉर्म में बनता है, तो जरा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 2 टोटल देखा जाए तो 6 है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो सिस फॉर्म में बनता है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समपक्ष बोलते हैं, जिसमें पक्ष क्या हो, एक ही तरफ में हो, समपक्ष। और ट्रांस जो होता है विपक्ष, ठीक है ना, विपक्ष, केमिस्ट्री भाषा है, विपक्ष नेतागिरी में भी चलता है, सपक्ष विपक्ष, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिस को लें, तो हम लोग कोबाल्ट को रखें, ठीक है ना, और यहाँ पे एक क्लोरीन जो होता है इस पे शिफ्ट हो जाता है, और बाकी के जो है 3 ही हैं, तो एक NH3, एक NH3, ठीक है ना, ठीक है ना, अपने ही रूल को तोड़ रहे थे, ठीक है ना। और साथ ही साथ टोटल 4 है, तो एक कहाँ हो जाएगा, NH3, और एक हो जाएगा NH3, और एक यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, तो 2 2 4 2 6। अब बचे क्या, एक क्लोरीन, तो एक क्लोरीन को हम लोग कहीं पे भी लगा दें, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते, ना ही यहाँ पे लगा सकते, तो लगा कहाँ सकेंगे, यहाँ पे, जहाँ से पहली बार हटाए थे। तो इसका रंग भी बैगनी रंग का होता है, इसका रंग बदल जाता है, बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का, ये बैगनी रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है। कौन से रंग के होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाता है CO, ठीक है ना, CO, यहाँ पे लिखें विपक्ष और हरे रंग का, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें, तो जो हमारा कोबाल्ट है, यहाँ पे एक क्लोरीन रख दें, और यहाँ पे हम लोग क्या करें, लगा दें, और यहाँ पे क्लोरीन, देखो यहाँ पे क्लोरीन देखा जाए तो नज़दीक नज़दीक था, ठीक है ना, तो समपक्ष था, देखो एक पक्ष अलग है और एक पक्ष अलग है, मतलब जो भी लोग हैं वो अलग, मतलब अपनी जगह पे क्या है, एक ही डायरेक्शन पे क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन जो अलग अलग डायरेक्शन में फिक्स्ड होगा, कहाँ पे होगा, अलग अलग डायरेक्शन में फिक्स्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे NH3 आ जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखा जाए तो एक NH3 यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है ना, और ठीक है ना, 2 क्लोरीन है, और NH3 एक यहाँ पे आ जा रहा है, और ये बीच में प्राथमिक संयोजकता आ जा रहा है, और साथ ही साथ तो इनरेगुलर कर गया, एक पक्ष नहीं रह गया, ये देखो बीच में आ गया तो एक पक्ष नहीं रह गया, तो ये हरे रंग का होता है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यही होता है। तो ये जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म होते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोमेरिज्म। ऐसे योगी क्या कहलाते हैं, आइसोमेरिज्म, मतलब वो अपनी पोजीशन को अगर देखा जाए तो बदल करके भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे लगा था, इसकी बैलेंसी बदल गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी बैलेंसी बदलने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हम लोगों के और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, जिस टॉपिक्स में हम लोग अभी अगर कहोगे सर जी अगर आपने 2 लेकर के आए, इसको भी अगर अंदर लेकर के आए तो हाँ ये भी केस हमारे लिए बन सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग 6वां टॉपिक हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना।
और हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, छठवां, ठीक है ना। छठवां देखेंगे यौगिक की संरचना। तो अगर हम लोग छठवां देखेंगे तो हम लोगों के लिए CO, ठीक है ना, CO NH3 पे होल थ्राइस और यहाँ पे Cl3, ठीक है ना। तो ये बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोबाल्टिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कोबाल्टिक। कैसा होता है? कोबाल्टिक क्लोराइड। कैसा क्लोराइड होता है? कोबाल्टिक क्लोराइड होता है। अब इसमें अगर लिगेंड देखा जाएगा तो टोटल उतना ही है जितना रहना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर इसमें देखा जाए तो सारे परमाणु उतने ही हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसका भी अष्टफलकी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन, और यहाँ पे समपक्ष में इसको अरेंज ही हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इसके दो स्ट्रक्चर नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप बना भी रहे हैं तो ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं, तो फिलहाल ज़बरदस्ती केमिस्ट्री नहीं चलता है, ठीक है। जैसे कि आधा ये अरेंज किया है, आधा ये अरेंज किया है, तो ये समपक्षी तरह से कोबाल्टिक क्लोराइड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में कुछ यौगिक लिखे हुए हैं और उनका रंग लिखा हुआ है और उनका विद्युत घटक का एक अनुपात भी, रेशियो भी हम लोग लिखेंगे। इससे हम लोग कई सारे टॉपिक इसमें से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्नर सिद्धांत में हम लोग को कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया संकुल का सूत्रीकरण में, ठीक है ना, हम लोग क्या देखते हैं? ये सूत्रीकरण था, ठीक है ना। इसमें ये जो हमारा यौगिक होता है, पहला वाला कैसा होता है? पीला होता है, और दूसरा क्या होता है? नीला लोहित होता है। कैसा होता है? नीला लोहित। और ये देखो हरा रंग होता है, और ये कैसा होता है? बैगनी रंग होता है। और इसके साथ साथ ये हमारा विद्युत अपघटन है, मतलब चालकता है, 1:3 में टूटता है, 1:2 में, 1:1 में, और ये क्या होता है? 1:1 का ये अनुपात क्या करता है? बनाता है। मैंने इसको नोट में तुम लोगों को लिखने के लिए कहा था, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसको ना कंप्लीट कर लिया होगा और इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो इसके बाद हमारा आता है वर्नर के सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण आता है। कौन सा प्रमाण आता है? प्रायोगिक प्रमाण आता है, ठीक है ना। तो अब ये प्रायोगिक प्रमाण में क्या क्या चीजें, मतलब इनको प्रयोग करके प्रमाण कैसे प्राप्त हुआ, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो इन सब के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण देखेंगे। मतलब इन्होंने प्रयोग करके प्रमाण भी दिया है, ठीक है ना, कि भाई ये कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने प्रायोगिक प्रमाण भी दिया। और वो प्रमाण, प्रायोगिक प्रमाण कौन कौन से, मतलब कैसे कैसे, इन्हीं के साथ यही सब जो यौगिक हैं, इसमें से एक क्लोरीन निकल रहा है, उसमें से इतना क्लोरीन निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, ठीक है ना, कौन रिएक्शन दे रहा है, कौन नहीं दे रहे। जैसे कि हम लोगों ने कक्षा हाई स्कूल में, ठीक है ना, देखा होगा कि जो आयन होते हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्रतिस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन, ठीक है ना, अभिक्रियाएं होती हैं। तो जो ये प्रतिस्थापन या विस्थापन जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? तो उन्होंने प्रयोग के लिए AgNO3 लिया, ठीक है ना। ये इसमें कहा कि ये भी हमारा एक आयन है, ठीक है ना। और आयन में हम लोग क्या करेंगे? विलयन, विलयन में इसका हम लोगों ने विलयन ले लिया, सॉल्यूशन, ठीक है ना। विलयन के साथ उपसह संयोजक, क्या लेंगे? उपसह संयोजक, ठीक है ना, उपसह संयोजक यौगिकों की अभिक्रिया हम लोग क्या करवाएंगे? यौगिकों की अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना।
और ये अभिक्रिया जो है, हम लोग अभिक्रिया से हम लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा यौगिक किस में और किस रूप से क्या है दिखा रहा है। जैसे कि हमारे सामने अगर एग्जाम्पल में रखें तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट रखें, इन्होंने प्रयोग में क्या देखा, इन्होंने प्रयोग में देखा कि हमारे पास जो CO था, कोबाल्ट था, इसमें हम थोड़ा सा इंक डाल लें। तो हम लोगों का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि कोबाल्ट, इंक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका, अब 6 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया Cl3। अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें, किसके साथ करवा दें, AgNO3 के साथ, AgNO3 ठीक है के साथ अगर हम लोग क्या करवा दें, रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मोस्टली हमको 3 AgNO3 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से 3 क्लोरीन रिमूव होने वाला है और यहाँ पे NO3 आकर के जुड़ेगा और ये AgCl निर्माण करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड। अब ये जब निर्माण करेगा, ठीक है ना, तो रिएक्शन में ये क्या बनाएगा, और ये बनाएगा, ठीक है ना, ये सारा चीज यही रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। NH3 पे होल 6 रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पे NO3 पे पावर क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बस। और प्लस हमको क्या प्राप्त होगा 3 AgCl, ठीक है, ये हमको प्राप्त, क्योंकि NO3 से ज़्यादा स्टेबल AgCl जो होता है एल्युमिनियम क्लोराइड के सिल्वर क्लोराइड के साथ रहता है और ये नीचे अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है ना। अब कहोगे सर और दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं CO, ठीक है ना, NH3 पर होल 5 फिर Cl, ठीक है ना, यहाँ पे Cl2। तो यहाँ पे जब रिएक्शन करवाते हैं तो 2 AgNO3 की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और ये करता क्या है, ये CO, ठीक है ना, कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट, और यहाँ पे क्या बन जाता है NH3 पे होल 5 Cl। मतलब कि हम लोग को देखने के लिए ये मिला कि यहाँ पे अफेक्टेड नहीं हो रहा है, ये अंदर के यौगिक में यहाँ पे क्लोरीन अंदर चलाया तो इससे ये अफेक्टेड नहीं हो रहा है और ये T2AgCl का निर्माण करता है। साथ ही साथ तीसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें भी वही चीज हमको देखने के लिए मिलता है, कोबाल्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है NH3 पर होल 4 अगर कर देते तो Cl, और ये पे यहाँ पे Cl एक ही बचता है, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको एक ही AgNO3 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना हमारा खर्च हो रहा है उसको तो हम जान ही रहे हैं, सोल्यूशन में डालें जो अवक्षेप, तो जो खर्च हो रहा है, जो हमको प्राप्त हो रहा है, उसके अनुसार हम लोग क्या कर देते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर लेते हैं और हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2, और बाहर हो जाएगा NO3, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, एक ही AgCl प्राप्त होगा, ठीक है ना, हमको एक ही AgCl प्राप्त होता है सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो अवक्षेपित हो रहा है और हमको चीजें प्राप्त हो रही हैं, तो इस रिएक्शन से और इस प्रयोग से इनका कंफर्म हो चुका था कि इनकी बातें जो हैं और इन्होंने जो कहा है ये सारी चीजें क्या है, सत्य है। जो इन्होंने बोला है, जो कहा है, इनकी बातें क्या है, सत्य है। और इससे इनके क्या होता है, इस प्रयोग से या फिर इस विलयन में जब इन्होंने डाला तो इस तरीके से बार बार इसमें देखा 3 अवक्षेप, जब ये यौगिक डाला गया तो देखा गया इसमें 3 अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, जब इसको उसकी क्वांटिटी में डाला गया तो 2 ही अवक्षेप, हमको 2 ही HCl का प्राप्त हुआ, और यहाँ पे देखा गया तो इतना ही हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो यौगिक है किस प्रकार के उपसंयोजक यौगिकों का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बातें तो हमको समझ में आ गई, ठीक है ना, और इनकी बातें भी सही थी, ये भी बात हमको समझ में आ गई। तो वर्नर के सिद्धांत का महत्व क्या हो सकता था, ठीक है ना। तो वर्नर के सिद्धांत के महत्व में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने समझाया भी और एक्सप्लेन भी किया, ठीक है ना। और इनके इस सिद्धांत के बाद हमारे पास आता है प्रभावी परमाणु संख्या का नियम, लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक नहीं चला था, ये भी फेल हो गया था। नियम का दोष हमेशा रहता ही है, ठीक है ना। और फिर इलेक्ट्रॉन का नियम आता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का रूल आता है। इन दोनों रूल के बाद हमारा एक विशेष टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।
और फिर हम लोगों का आगे वाला एक टॉपिक आएगा, ठीक है ना, और वहाँ से और भी विशेष चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए, ठीक है ना, हम लोगों का वर्नर के सिद्धांत का 2 महत्व या 2 से 3 महत्व को हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इनके सिद्धांत का सबसे, जो मैंने कहा है कि कुछ महत्व को समझ लेते हैं, तो इनका जो सिद्धांत का कुछ महत्व है, जैसे कि इनके सिद्धांत में हम लोगों को देखने के लिए मिला कि आकृति के बारे में कभी किसी ने पहली बार बात किया। किसके बारे में बात किया? आकृति, स्ट्रक्चर के बारे में इन पहली बार इनके महत्व में बात किया गया। और दूसरी बात जब आकृति की बात किया गया, मतलब 3D स्ट्रक्चर की बात किया, 3 डायमेंशन, ठीक है ना, त्रिविमी, 3D, 1D, 2D, 3D। 3D स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कि तीनों दिशाएं देखी जा सकती है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होता है। 2D, ठीक है ना, 1D, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। 1D मतलब एक ही डायरेक्शन में चीजें चलती है, जैसे कि एक्स एक्सिस पे हम ऐसे खड़े हैं, आगे चल पा रहे हैं, पीछे चल पा रहे हैं अपनी जगह से, तो 1D हो गया। अगर मैं अपनी जगह से 2 डायरेक्शन में चल सकूं, मतलब कि प्रोजेक्टाइल बॉल जो फेंका जाता है 2 डायमेंशन मोशन करता है, 2D मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, 2D होते हैं। अगर मक्खी आप बन जाए तो हवा में जब उड़ने लगेंगे तो आप 2D मोशन करने लगेंगे। इसमें तो हमने महत्व बात 3D मोशन करने लगेंगे। इसमें अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो 2 महत्व हैं। पहला महत्व ये है कि पहली बार किसी ने आकृति की बात किया, दूसरी है किसी ने सबसे त्रिविमी स्ट्रक्चर में देखा गया। और जो पहले जो जटिल यौगिक समझे नहीं जाते थे, जिनकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी रहती थी, वो यौगिक क्या किए जाने लगे, समझे जाने लगे, जिसके कारण इनमें ज़्यादा हमको प्रभाव देखने के लिए मिला, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों में आता है, ठीक है ना, प्रभावी परमाणु संख्या का नियम, ठीक है ना, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EAN रूल भी बोलते हैं। कौन सा रूल बोलते हैं? EAN रूल, ठीक है ना, EAN रूल अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रभावी, मतलब ई से क्या हो जाएगा? इफेक्टिव। ए का मतलब क्या होता है? परमाणु, परमाणु का मतलब होता है एटम। एन का मतलब होता है नंबर, ठीक है ना, और नियम, रूल मतलब क्या होता है? नियम, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार अगर EN रूल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसको इफेक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियर रूल बोला जाता है, ठीक है ना, तो इसको किसने दिया था? सिजविक ने दिया था। सिजविक ने दिया था 1923 में। किसमें, कब दिया था? 1923 में सिजविक ने दिया था। और सिजविक ने वर्नर सिद्धांत की द्वितीयक संयोजकता तथा संकुलों के अस्थायित्व को समझाने की क्या किया था? प्रयास किया था। मतलब घुमा फिरा के हम बताएं तो एक ही बात है कि इनकी अस्थायित्वता को समझाने की, कि कितना अस्थायी है, कितना स्टेबल है कि नहीं है। इनके नियम के अनुसार एक धातु परमाणु या आयन दाता समूहों के साथ इतनी संख्या में आबंध बनाएगा, मतलब कि एक धातु परमाणु इतनी संख्या में आयन बनाएगा कि वो आगामी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन जितना हो जाए, मतलब कि जिस ग्रुप में वो है, ठीक है ना, उसके अंत वाले। तुम कह रहे सर जी बीच वाला, देखो इसमें बीच वाला भी वही चीज कह रहा है। देखो, बनाएगा जिससे संकुल में धातु चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जो धातु के चारों ओर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या क्या हो जाएगी? प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। ये जो प्रभावी परमाणु संख्या जो हो गई, ये आगामी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन जितना ही हो जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अक्रिय गैस से भी ज्यादा हो सकता है, प्रभावी नहीं हो सकता है। तो प्रभावी कोई भी एटम है तो उसके प्रभावी एटम जो आगामी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ही क्या होंगे? इक्वल होंगे, जो इसकी अगर हम लोग संयोजकता को देखा जाता है तो इसका जो फार्मूला हो जाता है EN बराबर धातु की परमाणु क्रमांक, मतलब कितना है, ठीक है ना, इक्वल टू धातु की ऑक्सीकरण, ठीक है ना, गुणे 2 गुणे एक दंतुक लिगेंड की संख्या, जितने भी एक दंतुक है, मोनोडाई एंड निकट उत्कृष्ट गैस। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि सर एग्जाम्पल जरा बताइए, ठीक है ना, तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल अगर देखूं तो आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। ये EN का कैसे निकाला जाएगा,
तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, कोबाल्ट ले लेते हैं। अब की कोबाल्ट जो है दूसरे के साथ लेकर के आ रहे हैं, इसके साथ लेकर के आ रहे हैं, NO2, ठीक है ना, पे 6 है और इस पे -3 है, ठीक है, क्योंकि अंदर ही माइनस चला गया है ना ऑलरेडी ऋणात्मक, तो -3 हो गया। तो देखो इसमें सबसे धातु के परमाणु क्रमांक की अगर हम लोग बात करेंगे तो धातु की जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 27, कितना है, 27, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें धातु में इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या की बात करेंगे, ठीक है ना, धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करेंगे तो 24 हो जाएगा, क्योंकि इस पे +23 है। तो समझ लेते हैं इसको, एक अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, इसको भी पूरा मिटा दें। तो इसको लगाने का मेरे पास एक प्रोसेस है, इसको हम और आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यही है, ठीक है ना, यही है, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या एग्जांपल लिया था, CO, ठीक है ना, CONO2 पे पावर कितना आ जाएगा, 6 लिए थे ना, -3। सबसे पहले कोबाल्ट को देख लेते हैं। तो कोबाल्ट पे +3 है, -3 है, तो उस पर क्या आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, धातु इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, धातु इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। धातु इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 24। और लिगेंडो से प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, मतलब कि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो टोटल कितने हैं, 6। तो लिगेंडो से, किससे, लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 6। कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त है, 12। कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, 12, ठीक है ना। और EN रूल के हिसाब से धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब कि हम लोग क्या कर देंगे, पहले इसको घटा देंगे कि धातु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 होता है, और धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, मान लो +3 है, तो ऑक्सीकरण अवस्था को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24, ठीक है ना। और प्लस कर देंगे इसकी दंतुकता देख करके, ठीक है ना, क्या कर देंगे, दंतुकता, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो ये दंतुकता ही हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना। इसमें 6 लोग हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन युग्म में दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से प्राप्त, ठीक है ना। तो इसको हम लोग N2 लिख लेते हैं, और ये हमारा क्या आ जाएगा, N1, और इसको मान लेते हैं N2, ठीक है ना, क्योंकि ये भी टोटली हम लोगों ने मान ही लिया है, ठीक है ना। तो EN रूल के अनुसार ये जो टोटल वैल्यू है दंतुकता वाला, और ये जो टोटल, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इसको N1 को और N2 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो EAN बराबर हो जाएगा N1 प्लस क्या हो जाएगा, N2। तो N1 की जो वैल्यू है वो कितना हमारा, 24 प्लस, और इसकी वैल्यू कितना है, 12, इक्वल टू जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। ये 36 जो होता है हमारा उत्कृष्ट गैस है, तो ये कह रहा है उत्कृष्ट गैस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो जो 36 है हमारा, ठीक है ना, वो है हमारा क्रिप्टॉन। क्या है, क्रिप्टॉन, ठीक है ना। तो ये क्रिप्टॉन हमारा होता है, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी पे हम लोग कर लेते हैं, क्रोमियम Cr पर। और ये क्रोमियम जो है हमारा क्या है, CO है, ठीक है ना, CO पे पावर 6 है, तो इस पे कोई पावर ओवर नहीं, चार्ज नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 0 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक नेचुरल है तो इसका 0 आएगी। तो ये 24 है, तो 24 ही इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, मतलब धातुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 ही हो जाएगी, क्योंकि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था खत्म है, ठीक है ना। और प्लस लिगेंडो से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये देखो 6 है, 6 ठो है, और इसमें देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 6। 2 गुणे कितना हो जाएगा, 6, मतलब N2 बराबर हमको क्या मिल गया, 2 गुणे 6, ठीक है ना।
तो 6 दूनी कितना हो गया 12, मतलब N1 प्लस N2, ये N1 है, ठीक है ना, और ये क्या है N2 है, ये क्या है N1 है और ये क्या है N2 है। तो N1 और N2 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अरे वही 24 प्लस 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना, 24 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 36। तो N1 N2 को हम लोगों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। करे सर जी फिर वही एग्जाम्पल आपने दिया, कुछ और दिखाइए। चलो ठीक है दिखा देते हैं। CD और अमोनिया को ले लेते हैं, इसको कैडमियम और NH3 को ले लेते हैं, कैडमियम NH3 पे होल 4 कोष्टक के बाहर +2, ठीक है ना। ठीक, तो अगर हम लोग इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को अगर लिखें, ठीक है ना, तो कैडमियम है तो कैडमियम पे +2 हो जाएगा क्योंकि इस पे +2 है, तो इस पे कैडमियम पे +2 हो जाएगा। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है बच्चों 48। अब ये 48 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 46, ठीक है ना, ये तो घटाओगे 48 में से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 46, ठीक है ना। अब ये 46 जो हो जाएगा, ये 46 तो N1 की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई N1 की, अरे यही तो है, धातु की प्रमाण क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था N1 की वैल्यू लेकर के आता है, और इसको गुणा कर दोगे तो N2 की वैल्यू आ जाता है। तो N2 बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4 लोग हैं और यहाँ पे दंतुकता 2 ही है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 46 8 कितना है 46 है और 8 है, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 50 कितना आ जाएगा 4। तो क्रिप्टान के बाद क्या आता है हमारा जेनान आता है ना, तो हमारा ये किसका है जेनान है, ये हमारा कौन है जेनान है, वो हमारा क्या था क्रिप्टान था। तो इस तरीके से N1 और N2 की वैल्यू निकाल लेंगे और उत्कृष्ट गैस की क्या होगा वो बराबर होगा, किसी न किसी उत्कृष्ट गैस के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस नियम की कुछ मतलब दोष भी है, और इस नियम का दोष ये है, ठीक है ना, कि इस नियम का अनुपालन के लिए प्रथम द्वितीयक या तृतीयक श्रेणी के संकुल यौगिकों के धातु तत्व के प्रभावी परमाणु क्रमांक क्रिप्टान जेनान और रेडान होना चाहिए। मतलब कि एक तरह से दोषी को हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसकी जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक संयोजकता है को कंप्लीट करने के लिए जेनान और रेडान ही पाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम इसको क्या मान सकते हैं दोष भी मान। इसमें सबसे बड़ा दोष यही है कि 36 और जेनान ये आ गया, मतलब कि प्रथम द्वितीय और तृतीय अलग अलग तत्व के लिए इसकी जो En की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अलग अलग हमको देख, मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय जो तत्व के जो समूह हैं, ठीक है ना, उनके लिए इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, मतलब En रूल के अनुसार क्या हो जाएगा अलग अलग आने लगता है En की जो वैल्यू होती है। तो सबसे बड़ा दोष यही होता है इसके लिए। और हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, 1 घंटा 23 मिनट फिलहाल। तो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन का नियम जो होता है ये कहता है यदि किसी यौगिक में संक्रमण धातु प्रमाण की संयोजकता कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो वह प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम का अनुपालन करेगा। मतलब कि जिसकी संयोजकता कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो मतलब उसके जो संयोजकता कोष मतलब जो बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं जितने मतलब बॉन्ड बनाने में योगदान लेते हैं तो अनुपालन करता है, जो कि हम लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ने के बाद वही प्रभावी नियम का ही थोड़ा सा बात बताया गया, उसको थोड़ा सा एडवांस मेथड में मैंने लेकर के आया है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है इसे इलेक्ट्रॉन का नियम भी बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं इसे 18 इलेक्ट्रॉन का भी नियम कहते हैं जो हमारा प्रभावी इलेक्ट्रॉन नियम था। यदि किसी यौगिक में संक्रमण धातु, कौन सा धातु डी ब्लॉक के लोग की बात कर रहा है, ठीक है ना, परमाणुओं की संयोजकता कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 18, तो वह प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम का क्या करेगा अनुपालन करेगा। और ये 18 इलेक्ट्रॉन का नियम भी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन का नियम भी कहते हैं। अतः कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n इंटू 2y हो जाएगा। मतलब n क्या है धातु की संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और y क्या है जुड़े हुए कुल लिगेंडों की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे रख लेते हैं, ठीक है ना, Cr मतलब क्रोमियम है और हमारे सामने क्रोमियम है और CO, ठीक है ना, कार्बोनिल यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं,
कोबाल्ट मत समझ लेना, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो है कह रहा है धातु की n क्या है यहाँ पे, धातु की संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब यहाँ पे धातु जो है वो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो धातु की जो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हम लोग कहेंगे n है। तो n बराबर हमको कितने हैं, 6 लोग हैं। धातु के साथ कितने लोग मिलकर के संयोजकता बना है, 6 लोग, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेंगे n बराबर कितना हो गया, 6, ठीक है ना। और दूसरी बात कहा है जुड़े हुए कुल लिगेंडों की संख्या, मतलब टोटल कितने लिगेंड है, ठीक है ना। तो फार्मूले के बेस पे देखेंगे n+2y, तो कितने लिगेंड है, तो y बराबर कितने हैं, 6, n बराबर 6, y बराबर भी हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। फार्मूले में हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, n का की वैल्यू 6 और ये y की वैल्यू कितना है, 6, तो 6 दूनी कितना हो गया 12 और ये हो गया 12, 12 6 12 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो हमको यहाँ पे देखो मिल गया, कितना मिल गया, टोटल 18। तो ये हमारी क्या हो गई, संयोजकता, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई, संयोजकता। अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग अगर चाहेंगे तो पिछला भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। तो सो थैंक्स फॉर यू वाचिंग एंड अगर कुछ टॉपिकें नहीं समझ में आई हो तो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इसको एक बार और देखिए, ठीक है ना। और नहीं तो एक बार मैं फिर से इस टॉपिक को मैं अगले लेक्चर जब स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे रिकॉल करूंगा और इसको समझाऊंगा। इसमें फिलहाल कुछ है नहीं, अगर आप लोगों को समझ में आया तो थैंक्स फॉर यू, ठीक है ना। एंड अतः कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या n क्या है, हमारे धातुओं के संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जुड़े हुए कुल लिगेंडों की संख्या तो 6 है, ठीक है ना। और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके 18 कर दिया तो इलेक्ट्रॉनों की हमको क्या मिल गई, संख्या। और ये ईएन रूल है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है।